बड़े भाई साहब, नाटक का सिनॉप्सिस। अरुण साधारण परिवार में जन्मा एक ऐसा बालक है जो अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझता तो है, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाता। सदैव अपने छोटे भाई को ताने और सुधरने की बातें कहता है। खट्टी मीठी शरारत, कहानी, किस्से और कई व्यवस्थाओं पर कटाक्ष और व्यंग के माध्यम से नाटक अंततः आज के दौर में भाई भाई के बीच प्रेम भाव उत्पन्न करने का संदेश देता है। नाट्य रूप कला एंड साहित्य संस्थान, कोटा, राजस्थान। The stage is entirely yours. चंदा तुझे दीप कहूं क्या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं क्या चंदा तुझे दीप कहूं क्या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। अरे आ गए आप लोग। माफ कीजिएगा, मैं जरा अपने बचपन की यादों में खो गया। कितना खूबसूरत होता ना बचपन, ना कोई फिक्र ना कोई चिंता, बस निकल जाया करते हैं हमारे दोस्तों के साथ भूखे पेट, खाना खाने के बगैर। लेकिन सब ऐसे नहीं होते। मेरे भाई साहब इसके बिल्कुल विपरीत थे। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन सिर्फ 3 कक्षा आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन शिक्षा जैसे महत्व के मामले में वो जल्दीबाजी से काम बिल्कुल नहीं लेते थे। दरअसल वो इस मकान की बुनियाद इतनी मजबूत और इतनी पुख्ता डालना चाहते थे कि जिस पर एक आलीशान इमारत बन सके, और इसीलिए वो 1 साल का काम 2 साल में पूरा करते थे। कभी कभी तो उन्हें 3 साल भी लग जाते थे। भाई बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान पायदार कैसे बनेगा। मैं छोटा था, वे बड़े थे, और इसीलिए उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता भी इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी कॉपी किताब लेकर बैठना पहाड़ था, पहाड़। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, फिर कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी ऐसे साथी भाई साहब के साथ पढ़ाई करते थे, फेल होते होते मेरे साथ आ गए। उनके मिलने के बाद तो हम 4 दीवारी चढ़कर उधर कूदते, कभी फाटक पर वार, उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद लेते। लेकिन कमरे में जाते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर मेरे तो प्राण सूख जाते। उनका पहला प्रश्न होता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका उत्तर मेरे पास केवल मौन था। न जाने क्यों मुंह से ये बात नहीं निकल जाती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन ही कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के पास इसके सिवा और कोई चारा न रहता कि वो डांट से मेरा सत्कार करे। हेलो, हाँ जी, अच्छा आज ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा जी। बहुत अच्छा, माफ कीजिएगा, मुझे जरा इंपॉर्टेंट काम आ गया है, लेकिन मैं कहानी अधूरी नहीं छोड़ रहा हूँ। दरअसल वो 2018 था, ये 2030 है। अब हम डिजिटली सब कुछ देखेंगे। बड़े भाई साहब, हाँ, अब आप देखिए और आनंद लीजिए, मैं अभी आता हूँ। सोचा आने से पहले खुशी लौट जाएगी, हमने सोचा था क्या और क्या से क्या हुआ, जा रहे हैं आज ये ज़माने को बता के ये क्या भाई 5 हो गया, मेरा भाई 5 हो गया, मेरा भाई साहब के कमरे में क्या दिक्कत है? नहीं लगता मुझे। तुम्हारी वजह से पहले ही मुझे डांट। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। अरे तुम चले जाओ यार, मुझे डांटेंगे भाई साहब, प्लीज चल जाओ, प्लीज चले जाओ। भाई साहब से तो डर, भाई साहब से तो डर। तुम मुझे डर नहीं लगता उनसे।
तुझे मेरे साथ से डर नहीं नहीं, लगता? तुम कुछ नहीं बोलते हो। नहीं भाई, मुझे लगता है तू चला। भाई साहब से डर नहीं लगता क्या? भैया, हाँ नमस्ते नमस्ते। मैं ये पूछ रहा था कि अंग्रेजी पढ़ी आपने? मैंने पढ़ी छोटू ने आप तो मैंने पढ़ी मैंने पढ़ी है। हाँ। क्या पढ़ा है? ये फोन अम्ब्रेला एक और अम्ब्रेला। हाँ। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और तूने क्या पढ़ा? बी फॉर बबल गम। बी फॉर बबल गम। तो फिर तो सी फॉर च्युइंगम होता होगा है? अच्छा और तूने? मैंने के फॉर कालिया। बहुत बढ़िया। इस तरह अंग्रेजी पढ़ी है ना? हाँ, इस तरह। बेटा तुमने ना बहुत अच्छी अंग्रेजी। अब है ना? हाँ यहाँ से चलो। इस तरह अंग्रेजी है? अरे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहना, एक शब्द भी नहीं आएगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल के चाहे जो पढ़ ले, नहीं तो कोई भी हरा गहरा नथु घेरा सब अंग्रेजी के विद्वान नहीं हो जाते हैं? फिर तो वो जो लोहा लेने वाला आता है जिसे हम अटाले वाला कहते हैं, कबाड़ी वाला, वो फिर आकर के यूं थोड़े ही बोलता ये लोहा लिया, पाथरे लिया, पेपर का रद्दी लिया। नहीं, वो फिर आकर के बोलता हेलो सर, वुड यू लाइक टू गिव मी सम न्यूज़पेपर प्लीज? एंड यू, वुड यू लाइक टू गिव मी सम आयरन प्लीज? यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है, अरे खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाके ये विद्या आती है। और आती क्या है? नहीं क्या आती? हाँ कहने को आ जाती है, पर बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात रही। और मैं कहता हूं तुम इतने डकोर संघ हो, फिर भी मुझे देख करके नहीं सीखते। अरे मैं दिन रात पढ़ता रहता हूँ, उसके बाद भी एक ही क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़े रहता हूँ। क्या बात करते हो? अभी पिछली कक्षा की बात लो और मेले तमाशे, क्रिकेट, हॉकी, इन सब के मैच इतने होते हैं, कभी मुझे देखा है? आसपास भी नहीं भटकता। फिर भी एक ही कक्षा में 2-2, 3-3 साल पास ही नहीं होता। और तुम यूं समझते हो कि यूं खेलकूद में उम्र गंवा करके तुम धनाधन पास होते चले जाओगे? नहीं, कक्षा में अव्वल आ जाओगे, फर्स्ट डिवीजन एंड फर्स्ट पोजीशन। मैं तो मियां एक कक्षा में 2-2, 3-3 साल ही रहता हूं, पूरी जिंदगी भी अगर उसी कक्षा में रहे तो भी पास नहीं हो पाओगे। और अगर यूं दादा की गाड़ी कमाई के रुपये बर्बाद करने हैं तो बेहतर है घर चले जाओ, यहाँ दिन भर गुल्ली डंडे मत खेलो, समझे? और क्या इसके पीछे छुपे हो? इधर आकर के बात करो मुझसे। सॉरी, ये अंग्रेज भी अच्छा वर्ड छोड़ करके चले गए। माफ कर दिया, माफ क्या करेगा बड़ा भाई, माफ ही कर सकता है, और तो क्या करेगा। चलो पढ़ाई करो और सुनो मुझसे ना। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश के कला में निपुण थे, ऐसी लगती लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। मैं बहुत निराश हो जाता और उस निराशा में जरा देर के लिए सोचता कि क्यों ना घर चला जाए, जो काम मेरे बूते के ही बाहर है उस पर हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल छट जाते और मैं इरादा करता कि अब से खूब मन लगा कर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। उस टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। सुबह 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक इतिहास, 9 से 9:30 तक भूगोल, फिर भोजन करके स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आना, 4 से 5 तक अंग्रेजी, 5 से 6 तक गणित, उसके बाद भोजन, फिर 8 से 9 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर जाकर मगर भाई साहब टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती, कबड्डी के वो दाव घात मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाते।
और वहां जाकर मैं सब कुछ भूल जाता। ये जानलेवा टाइम टेबल, आँख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती। और भाई साहब को फिर मेरी नसीहत और फजीयत का अवसर मिला। मैं उनके साये से भी भागता, उनसे दूर रहने की हर सफल चेष्टा करता कि इनकी नजर मेरी ओर थी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सर पर एक नंगी तलवार से लटकी मालूम होती थी, लेकिन फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी इंसान मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं करता था। आजा आजा, चल खेलेंगे, आजा। लगता है मेरे दोस्त आ गए। भाई साहब यहाँ होंगे तो। अरे कहाँ हो? अरे भाई साहब कहाँ हैं? भाई साहब तो गए। गए? हाँ गए। चले। चलो चलो चलो। ऐसा कैसी आती? चलो चलो चलो। सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी, मंजिल पे आते ही जान चली जाएगी। ये तो सिकंदर ने भी नहीं था सोचा, आने से पहले खुशी लौट जाएगी। हमने सोचा था क्या और क्या से क्या हुआ, जा रहे हैं आज ये ज़माने को बता के। ये क्या ये क्या हो गया ये क्या मेरा भाई पाँच हो गया, मेरा भाई पाँच हो गया, मेरा भाई पाँच हो गया। तो निकाल दूं मैं। हाँ निकाल निकाल। काला तो बहुत भूल जाता है। मैंने क्या सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल, मैं पास हो गया, दर्जे में अव्वल आया। अब जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई हैं? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। हाँ, लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि उनसे उनके घाव पर मुझे नमक छिड़कने का एहसास ही लज्जास्पद महसूस हुआ। हाँ, मुझे अब खुद पर अभिमान हुआ, आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई दिल मजबूत था। अगर अब के भाई साहब ने मेरी फजीयत की तो मैं साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार दिया? मुझे देखिए, हंसते खेलते दर्जे में अव्वल आया हूँ। लेकिन भाई साहब फिर फेल हो गए। मुझे उनके साथ रहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे उन पर दया आती थी, लेकिन फिर मेरा चोरों से जीवन कटने लगा। खुद पे जो विश्वास पैदा हुआ था वो धीरे धीरे फिर लुप्त होने लगा। अब फिर चोरों का फिर जीवन कटेगा और भाई साहब फिर मुझे डांटेंगे। ये चलो रे, भाई साहब आ जाएंगे तो फिर डांटेंगे। नहीं आएंगे नहीं, मैं बता रहा अभी। अपन तो पहले था अभी देख। हाँ, तो देख क्या यार? ए काली भाई, इधर आ। इधर आ। तो तक ताजी से पीछे पड़ जाया तक बच। बोलते हैं वो ताली इधर। भाई साहब नहीं आया, मेरे को डांट चाहिए। एक नहीं आएंगे। तब मैं हूँ ना यार, मैं देख लूँगा तब। बहुत बढ़िया। हाँ। हाँ, कभी पढ़ाई भी कर लिया करो। मेरे साथ पढ़ा करते थे, तब तो पढ़ते नहीं थे। मेरी तो जिंदगी खराब की तुमने, इसकी भी खराब कर दो। नहीं करूँगा। अरे तेरी उम्र देख और इसकी उम्र देख। चल गिनती सुना। एक, एक, दो, 2, चार, 4, 3 कहाँ गया? मेरे पास हाँ इसके पास 3 कंचे हैं इसके पास। 3 भी ये 3। हाँ 3। अबे वो 3 है, हाँ वो गिनती है। बॉर्नवीटा का डब्बा नहीं है जो इसके बाहर है। चले आते। चल। आप तो अब ये सब करेंगे ना, क्योंकि अब तो आप पास हो गए। अब वहां पीछे मत छुपा रहे। देख रहा हूं मियां,
इस साल आप पास क्या हो गए तो आपको घमंड आ गया है अभिमान हो गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, आपकी क्या हस्ती है। रावण का हाल तो आपने पढ़ा ही होगा, तो उसके चरित्र से कौन सा उपदेश लिया या बस यूं ही पढ़ गए। अरे महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असली चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका मतलब भी समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, संसार के सभी राजा उसे कर दिया करते थे, आग और पानी के देवता उसके दास थे, परंतु उसका आश्रय क्या हुआ। भाई साहब अंत में उसे कोई चुटू भर पानी देने वाला नहीं बचा। आदमी जो कर्म करे चाहे करे, पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, घमंड किया कि दीन और दुनिया दोनों से गया। हाँ? रावण भूमंडल का स्वामी था, आग और पानी के देवता उसके दास थे। तुम्हें पता है शैतान ने भी अहंकार किया था। हाँ? उसे तो यह अहंकार हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर कोई सच्चा भक्ति नहीं है। क्या हुआ? स्वर्ग से नरक में धकेल दिया। शाहरुख ने भी एक बार अहंकार किया था, भिक्षाम देहि, भीख मांग मांग करके मर गया। और अभी तो आपने केवल एक कक्षा पास की है और अभी से इतना घमंड। तब तो आप पढ़ लिए भैया, हाँ पढ़ चुके आगे, बिल्कुल आईएएस आईपीएस आरपीएस सब क्लियर। ये समझो नहीं, तुम अपनी मेहनत से पास नहीं, बल्कि अंधे के हाथ बटेर लग गई, बटेर। और बटेर ना केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी तो गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता। पड़ी पड़ी का खुरपट, इसका मतलब क्या वो सफल खिलाड़ी हो गया? नहीं, सफल खिलाड़ी तो वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मुझसे मिलो, मतलब मुझसे पूछो। हाँ, सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। जिंदगी का मुझे तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। मेरी कक्षा में आओगे तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाए, जब इंग्लिस्तान का इतिहास याद रखना पड़ेगा। ज्योमेट्री और अलजेब्रा के लोहे के चने चबाने पड़े। बादशाहों के नाम याद रखना आसान समझते हो? 8 तो हेनरी गुजरे भाई साहब। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ याद रखना आसान नहीं है। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा, आपको मालूम भी नहीं, आपके नंबर गायब। अरे इन अभागों को नाम भी नहीं सूझते थे, एक ही नाम के पीछे द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम लगाते ही चले गए। अरे मुझसे पूछते 10 लाख नाम बता देता, 10 नहीं तो 5 लाख बता देता। हाँ 5 लाख, 5 भी ज्यादा। हाँ तो 5 नहीं तो 1 लाख बता देता। तुम अपनी देखो, अपनी ज्योमेट्री खुदा की पता, अब ज की जगह अजब लिख दिया, सारे नंबर गायब। अरे यार इन निर्दयी मुमतहीनों से कोई ये नहीं पूछता कि आखिर अबजब और अजब इसमें क्या फर्क है। भाई दाल चावल रोटी खाओ या चावल दाल रोटी, चाहनी पेट में ही है क्या? पर नहीं साहब, ये तो चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और वही लिखे जो किताब में लिखा है। और इसी रटन विद्या का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। इस आधार पे वो लंब गिरा दो, आधार लंब से दुगना। मैं कहता हूं दुगना नहीं हो, चौगुना हो जाए या आधा ही रह जा मेरी बला से, मुझे इससे क्या। पर नहीं साहब, परीक्षा में पास होना है, ये सारी खुराफातें आपको करनी पड़ेगी। पिछला एग्जाम कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। कितने? 4 पन्ने। अब आप क्या करोगे? परीक्षा हॉल से भाग जाओगे? भाग के देखो, है? अध्यापक है? नहीं भागने देते। ठीक साहब, कलम हाथ में लिए, किताब सामने खोले, ऐसे ही एक बेंच के सामने इनके बाप के नाम को रो। भाई कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी अच्छी चीज है, इससे व्यक्ति के जीवन में संयम आता है, उसके कारोबार में उन्नति होने लगती है, लोगों में उसकी प्रशंसाएं बढ़ जाती है। पर इस व्यर्थ की बात के लिए 4 पन्ने रंगने की जरूरत है। 4 पन्ने, और फिर पन्ने भी छोटे मोटे नहीं, पूरे। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे। है उल्टी बात या नहीं? ये छोटा सा बालक है ना, ये बालक भी इस बात को समझ सकता है, और इन्हें समझ नहीं है। और फिर गर्व से कहते हैं हम अध्यापक हैं। अध्यापक, वी आर द टीचर्स।
तो लाला, मेरी कक्षा में आओगे तो ये सारे काम करने पड़ेंगे, आटेदारों का भाव मालूम पड़ जाएगा। और तुम तो इस कक्षा में पास हो गए, पैर ही जमीन पर नहीं रख रहे हो, है ना? अरे सुधर जाओ। हाँ, और जो कुछ कह रहा हूं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूं, इसे गांठ बांध लो, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होगी। भोजन भी आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। अरे पास होने पर जब ये आदमी इतना डांट रहा है तो फेल हो जाऊं तो मेरी जान ले लेगा। फिर भी इतने तिरस्कार के बाद भी मेरी इन पुस्तकों में अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। हानि पढ़ता भी था लेकिन बहुत कम, सिर्फ इतना कि कक्षा का काम कक्षा में ही पूरा हो जाए और जलील भी ना होना पड़े। फिर खुद पे जो विश्वास हुआ था वो कम हो गया, फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। नहीं जाऊंगा, चोर पुलिस खेलेंगे। चलो चलो भाई साहब भी दिए मजा आया। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, पैसा कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, भोली सूरत जान के हमसे नाटक बनाना छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना फिर सारा ने इम्तिहान और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि भाई साहब फिर फेल हो गए और मैं फिर पास हो गया। मैंने कुछ ज्यादा मेहनत तो नहीं की थी, पर न जाने कैसे मैं दर्जे में अव्वल भी आ गया। और भाई साहब फेल हो गए। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गया। सुबह 6 बजे से इधर, रात को 10 बजे तक उधर, मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती। मैं भी अगर फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता, लेकिन विधि का विधान कौन टाले। मेरे और उनके बीच अब केवल 1 साल का अंतर रह गया था। अब मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं और मैं 1 साल और पास हो जाऊं तो हम लोग ऊपर नीचे हो जाएंगे। लेकिन मैंने किसी वजह से इस विचार को अपने मन से निकाल दिया। ये विचार ही मुझे लज्जास्पद लगा। एक दिन हॉस्टल से थोड़ी दूर हम लोग पतंग लूटने बेतहाशा दौड़े जा रहे थे। मैं और मेरे दोस्तों की पूरी टोली उस पतंग की ओर लगी थी। आंखें उस आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से अपने पतन की ओर जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण कर रही। मेरे सारे दोस्त मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां न मोटर कारें हैं न ड्रामे हैं, सब कुछ समतल है। अचानक भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ा और उग्र भाव से बोले, भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पतंगे उड़ रही है। अच्छा, मैं पूछ रहा था मकर संक्रांति कब है? अभी 1 2 3 5 28 फरवरी। 28 फरवरी। क्या बात है, बढ़िया हुआ तूने 29 नहीं बोला। वो तो 5 साल में एक बार चल आते हैं। निकल। हाँ निकल। दोनों निकलो। नहीं, तू मेरा काका जी। चल ये पतंगे भी लेके जाओ। भैया नहीं जाएगा, भैया पढ़ाई करेगा। भागो यहाँ से। पलाकू विमान। कितनी बार मना किया इनके साथ रहने से। चलो यहाँ बैठो, इधर बैठो, बैठो। इस बस्ते
बक्से के अंदर किताबें होती हैं, कभी उनके भी दर्शन कर लिया कीजिए। इन बाजारी लोंडों के साथ 50-50 पैसे की पतंगे उड़ाते शर्म नहीं आती आपको? अरे कम से कम अब इस चीज का तो ख्याल करो कि तुम छोटी कक्षा में नहीं रहे, 8वीं कक्षा में आ गए हो। और ये वही 8वीं कक्षा है जिसे पास करके एक समय लोग नायब तहसीलदार तक बन जाया करते थे। भाई तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं, पर वो ज़हन किस काम का जो अपने आत्मगौरव की स्वयं हत्या कर डाले। ये वही 8वीं कक्षा है जिसकी वजह से आज हमारे नेता इतने बड़े पदों पर आसीन हैं। कितने ही रीडर, लीडर, समाचार पत्रों के संपादक बन चुके हैं 8वीं कक्षा को पास करके, और आप 8वीं कक्षा में खैर अब तुम अपने दिमाग में ये समझते होंगे कि मुझे तुम्हें डांटने का अधिकार नहीं, और रहा भी है तो बहुत कम। पर ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और जिंदगी भर रहूंगा, और मेरी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते। तजुर्बे फिर चाहे तुम एमए कर लो, बीए कर लो, डिपिल कर लो, डिलीट कर लो, मर्जी चाहे जो कर लो, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। असली चीज है तजुर्बा। हाँ, तजुर्बा कोई चीज है भाई। अरे हमारी अम्मा ने कौन सी कक्षा पास की? गई है स्कूल? नहीं। और दादा ने भी शायद 5वीं या 6ठी जमात के आगे पढ़ाई नहीं की होगी, लेकिन उन्हें हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। और इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें जिंदगी का हमसे और तुमसे कई गुना ज्यादा तजुर्बा है। तजुर्बा बड़ी चीज है। मान ना करे कल को मैं बीमार पड़ जाऊं, तुम्हारे पास दादा को फोन करने के सिवा दूसरा उपाय रहेगा ही नहीं। लेकिन अगर दादा हो तो ना घबराएं, ना बदहवास। पहले मरज पहचान कर खुद इलाज करें। अगर किसी हल तक नहीं पहुंचे ना तो कहीं जाकर के डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है। हम और तुम तो ये भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ मिलता है उसे 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, फिर धोबी और नाई से तो मुंह चुराने लगते हैं, और मेस वाले के तो वो पीछे से घूम करके जाते हैं कि कहीं पैसा ना मांगे। पर जितना हम और तुम आज खर्च कर रहे हैं, इतने में हमारे दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है। तो एक बहुत बड़े परिवार का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर के कुल 9 आदमी थे। कितने? 9 आदमी। छोटू, तुम छोटू थे उस समय। हमें पता है कि दादा ने क्या कुछ झेला है अपनी जिंदगी, कितने संघर्ष किए थे। उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, उनके त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। उनका भी ध्यान रखना चाहिए। आज की जो ये चकाचौंध भरी जिंदगी है ना, नहीं साहब उसके पास आईफोन है तो हमें भी आईफोन चाहिए। क्यों नहीं? दूसरे फोन से भी काम चल सकता है। एक बार हमारे बड़ों से पूछ कर भी, अरे अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के नहीं हार्वर्ड के, पर उनके घर का खर्च कौन चलाता है? उनकी बूढ़ी माँ। खर्चा पूरा ही नहीं पड़ता, कर्जदार लाइन लगा के खड़े रहते हैं। पर जब से उनकी माताजी ने घर का खर्च हाथ में लिया, जैसे साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हो। तो मियाँ ये गुरूर अब अपने दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। नहीं, कल को भले ही तुम मेरी कक्षा में ही क्यों ना आ जाओ, तो आ क्या जाओ, परीक्षकों का यही हाल रहा तो आ जाओ। हो सकता है 1 साल बाद मुझसे भी आगे निकल जाओ। और मैं तुमसे बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। जिंदगी का मुझे तुमसे ज्यादा तजुर्बा है, और समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। ठीक है? और अगर तुम इस तरीके से नहीं सुधरे तो मैं इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूं। खैर जानता हूं इस समय तुम्हें मेरी बातें अप्रिय लग रही, नहीं जहर लग रही है।
मेरी भलाई के लिए करा भाई साहब। अरे नहीं छोटू, नहीं नहीं, ऐसे नहीं रोते। अरे तो मेरा भी तो जी ललचाता है, मेरा भी जी ललचाता है, मेरा भी जी ललचाता है कि पतंगे उड़ाऊं, क्रिकेट खेलूं, हॉकी के मैच देखूं, मेले तमाशों में घूमूं। और अब तो दादा ने फोन दिलवा दिया है नया एंड्रॉइड, तो शालिनी के साथ दिन भर चैट, मतलब वो फोन नहीं, कोई नहीं, तो मेरा भी जी ललचाता है। तो क्या करूं, क्या बेटा, अगर खुद ही बेराह चलूंगा तेरी रक्षा कौन करेगा? ये कर्तव्य भी मेरे सर पर है। अच्छा गुप्ता जी, जी सर। वो जबलपुर वाली जो पार्टी थी उसका स्टॉक रेडी हो गया? जी सर। उसका पेमेंट शाम तक आ जाएगा सर। शाम तक आ जाएगा ना? पक्का। पक्का? पक्का। शाम को मंगवा ही लेना। अरे तुम्हें पता नहीं, साहब के भाई साहब आने वाले हैं बाहर से। हाँ, पीएचडी पूरी हो गई उनकी। सर पर एक छोटा सा डाउट। हाँ, मैं केस ले रहे हैं चेक? एक केस में मतलब आज तो ये पार्टी का भी तो पेमेंट करना है। हाँ हाँ, बात तो। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ शर्मा जी, सर क्या अपडेट्स हैं? सर वो जबलपुर वाली जो पार्टी है उसका पेमेंट क्लियर हो जाएगा सर शाम को। ठीक है, और क्या हुआ? ये क्या है? सर इस पे सिग्नेचर करना जी, ये क्या, ये पंजाब की है? है। जी सर। ओके, देखो भाई, हाँ सर। आज जो भी कुछ काम है सभी निपटाओ, और अभी जल्दी निपटाओ, 2 बजे तक निकलना है। फ्लाइट आ रही है भैया की, जयपुर चलना है तुरंत। सर जयपुर चलना है? जी, आप चलिए, निपटाइए, जाइए भैया। ठीक चलिए। सर वो तो ऐसे थे मेरे बड़े भाई साहब। ये मेरे बड़े भाई साहब की कहानी मैंने आपको सुनाई थी। दोस्तों, कई बार जिंदगी में हम लोग ऐसे जिद करते हैं जिस जिद की वजह से हमारे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। मैंने भी भाई साहब के साथ एक ऐसी जिद की थी, लेकिन फाइनली आज वो मिलने आ रहे हैं अपने 15 साल की पढ़ाई के बाद। पीएचडी कंप्लीट करके अपने छोटू से आज मिलने आ रहे हैं। अगर आप लोगों की भी अपने किसी सगे संबंधी से ऐसी कोई कटुता है, कोई बात है, तो आज ही जाइए, उनसे बात कीजिए। कई बार बात करने से ही बातें हल हो जाती हैं, वरना ये जिद रिश्ते खा जाएगी। मैं ज़रूर मिलता रहूँगा आपसे। आज मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई है, अगली बार मैं आपकी भी सुनूंगा। अभी मैं भाई साहब से मिलने जाता हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ। शर्मा जी, चलिए चलिए सर। अरे सर वो देखिए पतंग, अरे पकड़ो। Come on stage, including the backstage and on stage, please. मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित ये कहानी है बड़े भाई साहब। इसमें हमने थोड़ा बहुत आज का पुराना कुछ ऐसे करके कोशिश की है कि आप लोगों को पसंद आए, और बेसिकली आप लोगों को ही पसंद आए, इसीलिए हमने इस प्ले को कई सारे इसमें जो नई चीज़ें हैं वो डाली हैं। कहानी पहले से ही बहुत खूबसूरत है। मैं आपको मेरी टीम से मिलवा देता हूँ। ऋतिक चौरसिया, जिन्होंने छोटे भाई का किरदार किया था, पिबलू, और साथ ही शर्मा जी का किरदार किया था प्रशांत शर्मा ने। पिबलू का किरदार किया था हमारे शुभम नामा ने, और छिबलू का किरदार किया था, साथ में हनीफ भाई का किरदार किया था हमारे ऋतिक सुमन ने। और पीछे से जिन्होंने हमें सहयोग किया और भरपूर सहयोग किया और हमारे प्ले में 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश की, तो लाइट्स कर रहे थे विशाल श्रृंगी, और म्यूजिक था जुनेद खान। मैंने इस नाटक में बड़े भाई अरुण का किरदार किया, और मैं इसका निर्देशक भी हूँ।